हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर के बारे में। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, आप सभी लोगों ने एलसीआर सर्किट पढ़ा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो इट विल बी नोन एज एलसीआर सर्किट। एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ देते हैं, ठीक है, एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा जो है एलसीआर सर्किट आ गया। इंडक्टर की जो रुकावट है करंट की डायरेक्शन में, एक्सएल है। कैपेसिटर की जो रुकावट है करंट की डायरेक्शन में, वो एक्सी है। और रेजिस्टेंस की जो रुकावट है उसे तो सिर्फ हम लोग बचपन से ही जानते हैं, रजिस्टर की रुकावट रेजिस्टेंस होती है। तो ये तीनों मिलके करंट का अपोज करेंगे। ठीक है, तो इसका इम्पिडेंस क्या लिखा जाएगा? इसका इम्पिडेंस लिखा जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पढ़ा रहे थे क्वालिटी फैक्टर और ये कहाँ से एकदम से शुरू कर दिए। तो बेटा, क्वालिटी फैक्टर का लेना देना एलसीआर सर्किट के साथ ही है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का लेना देना जो है वो किसके साथ है? एलसीआर सर्किट के साथ है। तो एलसीआर सर्किट के साथ है, रेजोनेंस के साथ है, ठीक है, और शार्पनेस के साथ है क्वालिटी फैक्टर का लेना देना। तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो क्या होता है? आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ रखा होगा, ठीक है, अभी बता भी देंगे रेजोनेंस के बारे में। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, पहले इसको सुनो। इट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब करंट कितना मैक्सिमम है आरएलसी सर्किट का। ठीक है, आर एक हमारा जो भी एलसीआर है या आरएलसी जो भी है, तो उसका करंट हमारा कितना मैक्सिमम है, उसके शार्पनेस को, उसके शार्पनेस को अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इट इज डिफाइंड एज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अभी और भी क्वालिटी फैक्टर को मैं डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले जरा हम लोग बात कर लेते हैं रेजोनेंस के बारे में। तो बच्चों, एक बात सुनो तुम लोग ध्यान से। ये इम्पिडेंस हो गया, एलसीआर सर्किट का इम्पिडेंस हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, एलसीआर सर्किट का इम्पिडेंस है। मान लेते हैं कि, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आर की वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, कितनी वैल्यू है आर की? 4। एक्सएल की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 9 है, और एक्सी की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 6 है। ठीक है, जरा जेड की वैल्यू तो निकालो फटाक से इन सेलेक्टिव वैल्यूज़ पर। आर 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये बना हमारा जेड बराबर √25, और √25 कितना होगा? 5 के बराबर होगा। तो इम्पिडेंस जो हो गया वो अपना कैसा हो गया? 5 हो गया। अब बच्चों क्या काम किया जाए कि अगर इस बार, अगर अगर बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा मज़ेदार शब्द है, अगर ऐसा हो जाता, तो इफ़, अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता, ठीक है, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता, तो यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन में देखो, एक्सएल एक्सी से कट नहीं जाएगा। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, कैसे होगा, क्यों होगा, वो ये फ्रीक्वेंसी निर्धारित करेगी कि कब जो है सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस, कब सर्किट के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मान लो एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, तो एक्सएल एक्सी से ये तो कट जाएगा इम्पिडेंस में, तो जेड जो है वो कितना रह जाएगा? आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 का फिर से रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि जिस समय एक्सएल एक्सी के बराबर नहीं है, जिस समय एक्सएल एक्सी के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, उस समय जेड कितना है? 5 है। उस समय जेड कितना है बच्चों? 5 है। लेकिन जिस समय एक्सएल एक्सी के बराबर है, उस समय जेड कितना है? 4 है। इम्पिडेंस जो है वो कम हो गया, कब? जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया। और जब इम्पिडेंस कम हो जाएगा तो करंट कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? करंट, करंट हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। जिस टाइम पर सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है एलसीआर सर्किट में, उस समय इम्पिडेंस घट के मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। बच्चों, ये तो है अपना रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ करंट, करंट का मैक्सिमम हो जाना एलसीआर सर्किट में, और इम्पिडेंस का छोटा सा हो जाना, इसी घटना को अपन रेजोनेंस बोलेंगे। ठीक है,
चलो एक बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से समझने से पहले हम इसके इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी कर्व को समझें। ठीक है, एलसीआर के इम्पिडेंस फ्रीक्वेंसी कर्व को समझें। तो इम्पिडेंस जो है हमारा एक एलसीआर सर्किट का इसी प्रकार लिखा जाएगा, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक कर्व बनाता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ, इस तरीके से ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा जेड, जेड दिखाऊंगा इधर, और इधर दिखाऊंगा बच्चों मैं ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ इम्पिडेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ को हम जो है वो एनालाइज करेंगे अभी। तो बच्चों एक बात सुनो, एक्सेल क्या होता है भाई, एक्सेल क्या होता है बाबू, एक्सेल होता है ओमेगा एल। ठीक है, और एक्सी क्या होता है बाबू, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, मतलब एक्सेल और एक्सी जो है दोनों फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं, लेकिन एक जो है फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है, यानी कि एक्सेल फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है और एक्सी जो है वो फ्रीक्वेंसी के खिलाफ चलता है। ठीक है, देखो एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नहीं, यहाँ से इस इक्वेशन से देखो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जबकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, अगर ओमेगा को 2 रख दूँ तो एक्सेल जो है वो 2 के प्रोपोर्शनल हुआ, और एक्सी जो है उसी 1/2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सेल और एक्सी जो है एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे अपोजिट, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू पर, ठीक है, किसी भी फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू मैंने मान ली, मान लो 50 मान ली। ठीक है, अब मैं अगर 50 से 60 करता हूँ, फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाई, तो एक्सेल तो बढ़ेगा लेकिन एक्सी घटेगा, और एक्सेल जिस रेशियो में बढ़ेगा एक्सी उस रेशियो में कम होगा। मान लो कि एक्सेल 9 गुना हो रहा है तो एक्सी जो है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/9 टाइम्स रह जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये दोनों उल्टे हैं नहीं है। अगर एक्सेल जो है ओमेगा मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या बराबर हो जाएगा 5 के, है ना, और जबकि एक्सी में यहाँ ओमेगा 5 रखूँ तो एक्सी देखो 1/5 रह गया, तो उल्टा हो गया नहीं। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब क्या काम करें, अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे कम कर दें, कम कर दें, देखो पहले अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर ओमेगा बढ़ाएं, ओमेगा बढ़ाएं तो एक्सेल उसी रेशियो में बढ़ेगा लेकिन एक्सी उसी रेशियो में घटेगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा एक्सी का उल्टा होता है। अब यही ओमेगा मैं इस बार कम कर रहा हूँ तो एक्सेल उसी रेशियो में कम हो जाएगा और एक्सी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। उसी रेशियो का क्या मतलब है कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी आपने दुगनी कर दी तो एक्सेल भी दुगना हो जाएगा और एक्सी 1/2 के रेशियो से कम हो जाएगा, और ओमेगा अगर आपने जो है 1/5 डिक्रीज कर दिया तो एक्सेल भी 1/5 डिक्रीज होगा लेकिन एक्सी जो है 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, सो ध्यान से देखेंगे कि अगर अब ये दोनों तो ओमेगा बढ़ने पर देखो ये बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है, और फ्रीक्वेंसी घटाने पर एक चीज़ घट रही है, एक चीज़ बढ़ रही है। तो ये दोनों बातें जो है लगभग लगभग समान एक जैसी ही बातें। ठीक है, अगर इस इंडिविजुअली देखा जाए कि एक को बढ़ाओगे तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, और एक को घटाओगे तो एक घटेगा और एक बढ़ेगा। सिमिलरली कथन है, सिमिलरली स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखो आप अगर एक्सेल माइनस एक्सी कर दें, एक्सेल और एक्सी का डिफरेंस आप कर दीजिए या फिर एक्सी और एक्सेल का डिफरेंस कर दीजिए, तो जो है इम्पिडेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बताऊँ आपको भाई, देखो इम्पिडेंस पर फ़र्क कब पड़ेगा, इम्पिडेंस पर फ़र्क पड़ेगा कि जब हमारा यहाँ पर हम आर की वैल्यू रखें, एक्सेल की वैल्यू रखें, एक्सी की वैल्यू रखें। ठीक है, लेकिन एक्सेल एक्सी जो है वो एक तरीके से अगर हम कहें कि एक दूसरे के जो है वो अपोजिट हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर मान लो एक्सेल कहीं पर 9 हो जा रहा है, एक्सेल जैसे यहाँ पर 9 था, एक्सी 6 था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, तो फ्रीक्वेंसी घटाने पर ये सिलसिला उल्टा हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ, इफ़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ तो एक्सेल हमारा हो गया 9
और XC हो गया 6। ये मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज्यूम। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में घटाऊँ, उसी जिस रेशियो से बढ़ा रहा था उसी रेशियो से अगर घटाऊँ, तो XC भी जो है पलट जाएगा, XL की जगह ले लेगा, और XL जो है वो XC की जगह ले लेगा। ठीक है ना, ये पलट जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि XL में से XC घटा दो, चाहे XC में से XL घटा दो, ये जो है सदैव एक इसमें कुछ भी डालो इसका स्क्वायर मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और वो पॉजिटिव वैल्यू इस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ के इम्पिडेंस को और बढ़ा लेगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि दोनों, चाहे आप फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सपोज दैट, मैं आपको पहले एक चीज़ ये बता दूं कि फ्रीक्वेंसी जब एक सेलेक्टिव वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी की सेलेक्टिव वैल्यू होगी, जैसे कि रेजोनेंस पे, रेजोनेंस हमारा होता है एक्सएल जब XC के बराबर होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल और XC होता है 1/ओमेगा C। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/√LC। तो इस फ्रीक्वेंसी को अपन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, इम्पिडेंस सबसे कम होता है। इम्पिडेंस कैसा होता है, सबसे कम। ठीक है, इम्पिडेंस कैसा होगा, सबसे कम। अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के अगर आप इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, बच्चों ये जीरो नहीं है, ध्यान से मैं बता दूं, ठीक है, ये पॉइंट जीरो नहीं है। इम्पिडेंस तो इस पॉइंट पर जीरो है, लेकिन ओमेगा आर जीरो नहीं है। ओमेगा आर की कोई एक सेलेक्टिव वैल्यू होगी, कोई एक फिक्स वैल्यू होगी। तो एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे ये इम्पिडेंस सबसे गिर के जो है यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है, सबसे गिर गया है। तो ये हो गया। अब अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, तो मैंने कहा कि जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XL बढ़ेगा, है ना, XC घटेगा, तो इनका डिफरेंस का स्क्वायर होगा और वो इससे ऐड हो जाएगा, तो इम्पिडेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो इस बार XC जो है वो बढ़ जाएगा और XL कम हो जाएगा, और इनका डिफरेंस फिर से स्क्वायर आएगा, और उसे हम R के साथ जोड़ेंगे तो इम्पिडेंस फिर से बढ़ जाएगा। तो देखो दोनों कंडीशंस में ये वाला रीजन जो है, ये राइट वाला रीजन जो है, ये क्या शो कर रहा है कि ओमेगा बढ़ा रहे हैं, XL बढ़ रहा है, और क्या नाम है, XC घट रहा है, तो Z भी ओवरऑल बढ़ रहा है ना, क्योंकि Z तो XL और XC के ही डिफरेंस पर काम कर रहा है। इस वाले रीजन में देखेंगे कि इस वाले रीजन में हमने फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा को जो है हमने घटाया है, तो XL भी घटा है, साथ में XL घटा है, और XC जो है वो अपना बढ़ गया है, तो ओवरऑल Z भी जो है बढ़ गया है। तो दोनों तरफ जब आप कदम रखेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से दोनों तरफ आप कदम रखेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ आपका इम्पिडेंस जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइज करेगा ही करेगा। समझ में आ रही ना बात। तो ये तो हो गया हमारा इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, सही है ना। अब ये देख लो आप लोग अच्छे से। अब अगर मैं क्या काम करूं कि अब अगर इसी ग्राफ को मैं उल्टा करके देखूं, तो कुछ ये ग्राफ इस तरीके से दिखेगा, देखो चेक करो, है ना। तो इम्पिडेंस का उल्टा होता है करंट। इम्पिडेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इम्पिडेंस सबसे कम है, तो करंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, और दोनों तरफ इम्पिडेंस बढ़ रहा है, तो दोनों तरफ करंट जो है वो कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा या गिर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जरा तुम लोग बच्चों बात के लिए, इस बार मैं ग्राफ बनाता हूँ करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच। तो बच्चों ये ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर करंट सबसे टॉप पे चलेगा। जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो इम्पिडेंस भी बढ़ेगा, और इम्पिडेंस बढ़ेगा तो करंट जो है वो डाउन आ जाएगा, डाउन होते होते इस तरह आ जाएगा। जब मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम करूँगा तब भी इम्पिडेंस बढ़ेगा, और करंट जो है डाउन होते होते इधर की तरफ आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात के लिए। इस वैल्यू को मैं ओमेगा 1 मान लेता हूँ, इस वैल्यू को मैं ओमेगा 2 मान लेता हूँ। समझ रहे हो ना बात के लिए। ये देखो, तो ये मेरे को आ गया। अच्छा, ये जो हम करंट ले रहे हैं, ये हम RMS करंट ले रहे हैं। कौन सी करंट ले रहे हैं, RMS करंट ले रहे हैं। और ये जो मैग्नीट्यूड है हमारा, सबसे करंट का, मैक्सिमम करंट का जो मैग्नीट्यूड है, RMS करंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये होगा इस RMS करंट, ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, IRMS की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। मतलब इससे ज़्यादा करंट जो है होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा,
लेकिन अगर हम बात करें कि ये ग्राफ सपोज करो कि इस बार किसी और फ्रीक्वेंसी पर ये ग्राफ सपोज करो कि ये थोड़ा सा जो है आसमान छुए, है ना, इस तरीके से ऐसे चले, तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये नंबर 1 ग्राफ है और ये जो नंबर 2 ग्राफ जो मैंने बनाया हुआ है, तो ध्यान से देखो। नंबर 1 ग्राफ जो है, ठीक है, ग्राफ नंबर 1 में, ग्राफ 1 में क्या होगा, ग्राफ 1 में ये ग्राफ 1 ये आ गया, इसका करंट जो है तो मैक्सिमम, है तो मैक्सिमम, लेकिन वो करंट कैसा है, कम है, एज कंपेयर टू ये करंट नंबर 1 जो है, ग्राफ 1 के लिए जो करंट है मैक्सिमम करंट, वो कम है एज कंपेयर टू ग्राफ 2। ग्राफ 2 में जो हमारा जो करंट चल रहा है ना, I2 मैक्स, उससे कैसा है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये जो शार्पनेस है, अभी ये इतनी वैल्यू के लिए सिर्फ यहाँ तक गया, अब यही जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया, इसका मतलब है कि करंट जो है वो कैसा होता चला जा रहा है, शार्प होता चला जा रहा है, या रेजोनेंस जो है, क्योंकि रेजोनेंस के बिना करंट मैक्सिमम हो नहीं सकता, तो हमने इसलिए बोल दिया कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वैसे हम शार्पनेस ऑफ मैक्सिमम करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। करंट जितना ऊपर होता चला जाएगा ये ग्राफ उतना ज़्यादा फ्लैट होता चला जाएगा, तो बच्चों इसी को हम लोग बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। अब एक छोटी सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास 3 ग्राफ हैं, ठीक है, ये पहला ग्राफ हो गया, ये करंट गया सिर्फ यहाँ तक हिट किया, दूसरे ग्राफ में करंट ने थोड़ा सा आसमान छुआ, ठीक है, तीसरे ग्राफ में तो ये तो बिल्कुल आसमान फाड़ के ही निकल गया, देखो इस तरीके से, है ना। तो मुझे एक बात ये बताओ, इसका रेजिस्टेंस मैं R1 मान लेता हूँ, इसका रेजिस्टेंस मैं R2 मान लेता हूँ, इसका रेजिस्टेंस R3 मान लेता हूँ, तो मुझे ये बताओ किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका करंट सबसे जो है मिनिमम होगा। तो यहाँ पर देखो इस ग्राफ के लिए सबसे मिनिमम करंट है, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद करंट इसमें थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब है इसका रेजिस्टेंस R2 जो है R3 से थोड़ा कम होगा। और सबसे ज़्यादा करंट जो है वो R1 का, इसका मतलब R1 का रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम होगा, उसका करंट जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यही बात होती है क्वालिटी फैक्टर के केस में। क्वालिटी फैक्टर में हम लोग दिखाते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस देखो, करंट को ऊपर ले जाने के लिए हमको किस बात का ध्यान रखना पड़ रहा है, ठीक है, तो हमको ध्यान रखना पड़ रहा है कैपिटल R का, रेजिस्टेंस का हमको ध्यान रखना पड़ रहा है, ठीक है भाई। एक्सएल और एक्सी तो जो है वो रेजोनेंस पे चले ही जाएंगे, लेकिन बेचारा R कहाँ जाएगा। तो हमको R की वैल्यू इस तरीके से निर्धारित करनी पड़ेगी, इस तरीके से सेट करनी पड़ेगी कि हमारा इम्पिडेंस जो है या जो नेट रेजिस्टेंस है LCR का वो कम से कम हो जाए, और जब इम्पिडेंस कम से कम हो जाएगा तो करंट जो है पहले की तुलना में और ज़्यादा जो है वो सक्षम होगा बढ़ने में, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात के लिए बच्चों, ठीक है। तो ये शार्पनेस होती चली जाएगी। तो मूल रूप से शार्पनेस जो है वो सेट करने वाला है कौन, मैं बता देता हूँ। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सेट करने वाला कौन है, वो है इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस को सेट करने के लिए हमें R की एक सेलेक्टिव वैल्यू जो है वो लेनी होगी। सेलेक्टिव वैल्यू जो है R की जो है वो हमको सेलेक्ट करनी होगी, तो जिस वजह से क्या होगा, हमारा इम्पिडेंस कंट्रोल होगा, और इम्पिडेंस कंट्रोल होने की वजह से हमारा करंट कंट्रोल हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात के लिए। तो ये क्वालिटी फैक्टर हो गया। अब बच्चों क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है उसको जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर, फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। एक क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से लिखेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पीछे लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर, फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। तो बेटे क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आप लोग निकालने के लिए क्या काम करें कि इंडक्टर का वोल्टेज या कैपेसिटर का वोल्टेज, किसी एक का वोल्टेज जो है रजिस्टर के वोल्टेज के कंपैरिजन में
आप नाप लीजिए, और वही जो है आपका क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कह सकते हैं और वोल्टेज अक्रॉस क्या बोल सकते हैं अपन, कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देंगे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के वोल्टेज से हम इसको डिवाइड कर देंगे। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ले लो या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इनमें से लेना एक ही है और उसका कंपैरिजन कर देंगे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर से, ठीक है। रजिस्टर के कंपैरिजन में इंडक्टर ने या कैपेसिटर ने कितना वोल्टेज उठाया, उसी को अपन क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL होता है और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR होगा। और करके देखो, अगर कैपेसिटर के टर्म्स में बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। VL को हम क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं IXL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और VR को लिख सकते हैं IR, और जबकि VC को लिख सकते हैं IXC और VC को लिखते हैं IR। I से I कैंसिल, I से I कैंसिल, ठीक है ना। XL को अपन लिखेंगे ओमेगा L और R, XC को लिखेंगे 1/ओमेगा C, सॉरी 1/ओमेगा C बाई R। अब ये R को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो ये Q जो है अपना, अब ध्यान से देखो, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर जो है अब वो शार्पनेस को बताता है, किसकी, रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस तो होना बहुत ज़रूरी है, तो रेजोनेंस पर XL XC के बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा जो है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में काउंट किया जाएगा, ठीक है, किस में काउंट किया जाएगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में। तो ये वास्तव में जो है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, ध्यान से देखो, आप लोग अलग से बताता हूँ इसको। XL इज इक्वल टू XC, ठीक है, पीछे बताई हुई है क्या, XL इज इक्वल टू XC, और ये हो गया ओमेगा L, ये हो गई 1/ओमेगा C, ठीक है ना। और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 1/√LC। तो ये हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं ये टर्म लिख देता हूँ 1/√LC, ये आ गया L, ये आ गया R, ठीक है ना। अब L को क्या लिख सकते हैं, √L इंटू √L नहीं लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं √L इंटू √C, और ये R। √L से √L कैंसिल हो जाएगा, और ये कंबाइन करके लिख देंगे √L/C, और ये 1/R। तो ये देख रहा हो, ये क्वालिटी फैक्टर क्या आ गया, 1/R √L/C। इसी तरीके से जिसको तो हमने छोड़ ही दिया, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों की Q इज इक्वल टू, ये जो है अपना यहाँ पर भी ये हो जाएगा ओमेगा C R हो जाएगा, और ओमेगा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह अपन लिख सकते हैं 1/√LC, और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा R। तो Q इज इक्वल टू √LC अपना ऊपर पहुँच जाएगा, ये C हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और √L, ठीक है, √C मैं सबको अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा √C इंटू √C और इंटू R। तो √C की वैल्यू कैंसिल हो गई, और यहाँ पर भी देखो आप लोग क्या मिल गया अपन को, यहाँ पर भी अपन को मिल जाएगा √L/C और 1/R। तो देख रहे हो बच्चों, किसी भी रास्ते से चलो, किसी भी रास्ते से चलो, एक ही कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि क्वालिटी फैक्टर जो है 1/R√L/C, और ये 1/R√L/C हो जाएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 23 मिनट्स ही हुए हैं अभी भी, और क्वालिटी फैक्टर के बारे में ठीक से बात हो चुकी है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ बच्चों, क्वालिटी फैक्टर हुआ अपना शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसके बच्चों 2 एपिसोड है, पहला एपिसोड अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। सेकंड एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इसकी बैंडविड्थ के बारे में, ठीक है, हाफ पावर पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, और जो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है आखिर वो कहाँ से आया, हम उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।